जय गुरुदेव, जय माँ भगवती। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SBL एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं मोहित भारद्वाज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कुछ राशियों की गुणधर्मों की बात करी थी। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और गुणधर्मों की बात आज के वीडियो में करेंगे। हम अभी पहले बात करेंगे दोष की कि 3 प्रकार के दोष होते हैं जिनमें राशियों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अब ये दोष क्या है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को बीमारी होती है तो वो 3 तरीके की बीमारी, मतलब दोषों से ही कोई भी बीमारी होती है। यानी हमारे शरीर में 3 तरीके के दोष ही उत्पन्न होते हैं जिनसे हमें बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो कि कौन कौन से होते हैं वो? पित्त है, वात है और कफ है। ठीक है, पित्त, वात, कफ। और एक और होता है त्रिदोष, मतलब किसी व्यक्ति में तीनों प्रकार, मतलब जो राशियां त्रिदोष में आती हैं, अगर वो जन्म राशि है या लग्न राशि है तो वो तीनों प्रकार के दोषों से ग्रसित हो सकता है, ये संभावना होती है। तो वही हो गया, तो पित्त दोष यानी आपका पेट की बीमारी है ना, पेट में पित्त का बैलेंस बिगड़ना, पित्त दोष आ गया। ठीक है, फिर देन वायु दोष, तो क्या कहते हैं? गैस, है ना, वायु। वात होता है पित्त और वात को वायु दोष भी कहते हैं। तो वायु क्या है कि आपका वही है गैस, यानी एक तो हो गया कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है मतलब ढंग से। ठीक है, और एक हो गया कि गैस ज्यादा बढ़ रही है। अब त्रिदोष है, तो त्रिदोष वालों को भाई जो जिनकी राशियां त्रिदोष में होती हैं, मतलब त्रिदोष राशि वाले जो जातक हैं, ठीक है, जो व्यक्ति है, वो उनको तीनों तरीके के रोगों होने की संभावना, नहीं तीनों में से कोई एक रोग भी हो सकता है, तीनों तरीके के रोग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये संभावना होती है। ठीक है, और ऐसे ही कफ, तो इस तरीके से दोष हमने क्या क्या पढ़े? पित्त दोष होता है, वायु दोष यानी जिसको वात दोष भी कहते हैं, त्रिदोष एंड कफ दोष। हमें बस ये क्रम याद रखना है। क्रम हम याद रख लेंगे तो हमें फिर राशियों को याद करना आसान हो जाएगा कि किस दोष में कौन सी राशि आती है। तो कैसे? तो सबसे पहले कौन सा होता है? पित्त दोष, फिर वात दोष, फिर त्रिदोष और फिर कफ दोष। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी राशियां में पता चल जाती है कि पित्त दोष में कौन सी राशि आएगी। मतलब पित्त दोष में हमने पहली राशि रख दी, फिर वायु दोष में दूसरी, फिर त्रिदोष में तीसरी और फिर कफ दोष में चौथी। ठीक है, तो इस तरीके से तो अगली जो राशि आ गई है वो फिर कहां चली गई? पित्त दोष में। फिर उसके अगली राशि आ गई वायु दोष में, फिर उसके अगली राशि आ गई त्रिदोष में, और फिर उसके अगली राशि आ गई आपकी कफ दोष में। फिर देन अगली राशि आपकी किस में आ गई? पित्त दोष में। फिर अगली राशि आ गई अपनी वायु दोष में, फिर अगली राशि त्रिदोष में, और फिर अगली राशि आ गई कफ दोष में। ठीक है, तो इस तरीके से 4 तरीके के हमारे दोष हो गए। तो पित्त दोष में कौन कौन सी राशि आती है? मेष, सिंह, धनु। 5वां सिंह है और 9वां धनु है ना। और वात दोष में कौन सी आती है? 2, 6, 10, यानी 2 कौन हो गया? वृषभ, 6 कन्या, 10वां मकर, है ना। त्रिदोष में कौन कौन सी आती है? 3, 7, 11, यानी 3 मिथुन, 7वां तुला और 11वां कुंभ। ठीक है, ऐसी कफ दोष में कौन कौन सी राशि आती है? 4, 8, 12, यानी 4 कौन सी हो गई? कर्क हो गई, 8 कौन सी हो गई? वृश्चिक, और 12वीं मीन। तो इस तरीके से मैंने आज ऐसे लिखा हुआ है जिससे आपको पूरा याद हो जाए, कि ये क्रम याद हो जाए कि पहली राशि मेष होती है और उसी क्रम में दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कन्या, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, 6ठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये दोष हैं, और दोष ये जो हमारी राशियां हैं वो इन दोषों में वर्गीकृत की गई हैं। तो हमें पता चल गया कि जो पित्त दोष है, अगर 1, 5, 9 जिन भी जातक की लग्न राशि या जन्म राशि 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह, धनु है, तो उनको पित्त दोष की समस्या हो सकती है जीवन में। ठीक है, देन अगर
कोई जातक मतलब जिस जातक की जो लग्न राशि या जन्म राशि, ठीक है, 2, 6, 10 है, ठीक है, तो यानी वृषभ, कन्या, मकर है ना, तो उनको वायु दोष यानी गैस की समस्या से वो ग्रसित हो सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। फिर त्रिदोष हमारा आता है जिसमें मतलब अगर 3, 7 और 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ, जिनकी जन्म राशि या लग्न राशि मिथुन, तुला और कुंभ है, हो सकता है उनको तीनों तरीके के रोग हो सकते हैं, या तीनों में से कोई भी एक तरीके की का दोष उनमें हो सकता है, और उनके बेसिस पे उनको समस्याएं आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती, ठीक है। और अब कफ दोष में कौन सी आती है? 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक, मीन, जिन जिन जातक के जन्म राशि या लग्न राशि आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन होती है, उनमें कफ दोष पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम अगला आते हैं कि हर राशि की एक दिशा होती है, ठीक है। तो कोई राशि पूर्व दिशा की होती है, कोई दक्षिण दिशा की होती है, कोई पश्चिम दिशा की होती है, कोई उत्तर दिशा की होती है। इस गुण धर्म को पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि इसमें ये प्रश्न शास्त्र जब हम देखते हैं उसमें इसका यूज होता है, वास्तु शास्त्र में इसका यूज होता है, और कहीं ना कहीं मुहूर्त वगैरह निकालने के लिए, जैसे आपको कहीं ट्रेवल करने जाना है जहां पर मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब प्रिडिक्शन करने के लिए आपको एक दिशा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मान लो किसी का कुछ खो गया, कुछ चोरी हो गया, और अब आपको जानना है कि वो किस दिशा में, अगर कोई चोर है तो वो किस दिशा में चोरी करने गया होगा, या कुछ खोया है तो वो किस दिशा में मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। या आपको अगर कुछ चोरी हुआ है और आपके घर में ही आपको किसी पे शक है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि वो अगर किसी भी व्यक्ति पे आपको शक है तो वो व्यक्ति ने कौन सी चीज कहाँ छुपाई हो सकती है, किस दिशा में छुपाई हो सकती है, ठीक है। तो उस तरीके से पता लग जाता है। अब मुहूर्त वाली बात की, भैया आपको कहीं घूमने जाना है, या आपको कोई शुभ कार्य करने जाना है, या आपको अपने बच्चे के लिए मतलब किसी जातक का के माता पिता हैं उनको अपने बच्चे के लिए लड़की देखना है, या लड़की है तो लड़का देखना है, तो किस दिशा में रिश्ता मिल सकता है, उस तरीके से ये दिशा मतलब यहाँ पे इनका राशियों की दिशाओं का यूज होता है, ठीक है। तो हम इसीलिए ये मतलब गुणधर्म, जितने भी गुणधर्म है ना राशियों के, सबका यूज होता है ना, तो इसीलिए हम उनको स्टडी कर रहे हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पूर्व दिशा राशि है, पूर्व दिशा राशि है, तो पूर्व दिशा राशि कौन कौन सी होती है, मतलब अगर पहले तो हम इसका क्रम देख लें, ठीक है। तो क्रम कैसे बनता है? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। अब इसको समझने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने हूं, तो मेरा ये पूरब है ना, तो अगर मैं अपने दाहिने मुड़ूंगा, अगर मैं दाहिने मुड़ूंगा यहाँ पे, तो ये हो गया दक्षिण, है ना। तो दाहिने चलना है हमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो पूरब से दक्षिण, दक्षिण के बाद क्या आएगा, मेरी पीठ के पीछे आ जाए पश्चिम, और पश्चिम के बाद क्या आ गया, उत्तर। तो इस तरीके से आप इस क्रम को याद कर सकते हो कि पूरब से अगर दक्षिण जाएंगे, राइट हैंड है ना, तो दाहिने हाथ की तरफ मुड़ेंगे तो दक्षिण आएगा पहले, है ना। तो पूरब से दक्षिण, दक्षिण से फिर देन पश्चिम, और पश्चिम से देन उत्तर। तो ये हमारा क्रम होता है, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। और बस आपको ये क्रम याद है तो यहाँ पे राशियों का प्लेसमेंट कर दीजिए। पूरब दिशा में पहली, फिर दक्षिण में दूसरी, पश्चिम में तीसरी, उत्तर में चौथी, फिर देन उसके बाद जो राशि आती है यानी कौन सी, 5वीं। तो पूरब दिशा में 5वीं, दक्षिण दिशा में 6ठी, पश्चिम दिशा में 7वीं, उत्तर दिशा में 8वीं, ठीक है। देन पूरब दिशा में 9वीं, क्योंकि 8वीं के बाद 9वीं आएगी, तो पूरब दिशा में 9वीं, ठीक है। दक्षिण दिशा में 10वीं, पश्चिम दिशा में 11वीं, और उत्तर दिशा में 12वीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी राशियों का वर्गीकरण हो जाता है। देन राशियों को वर्गीकृत किया गया है सतोगुण में, तमोगुण में और रजोगुण में। किसी जातक की जो जन्म राशि या लग्न राशि सतोगुण की होगी, तो उसमें वो कहीं ना कहीं सतगुण की प्रधानता होने की पूरी संभावना होगी, है ना। ऐसे ही किसी जातक की अगर रजोगुण की राशि होगी, जन्म राशि या लग्न राशि, तो उसमें रजोगुण की प्रधानता होने की पूरी संभावना होगी, है ना। और ऐसे ही अगर किसी जातक की
जन्म राशि और या लग्न राशि तमोगुण की होगी तो उस जातक में तमोगुण होने की संभावना होगी, प्रधानता, तमोगुण की होने की प्रधानता, यानी तमोगुण उसमें प्रधान होने की संभावना होगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर कुछ भी वो नहीं है कि नहीं वो तमोगुण का होगा व्यक्ति, नहीं, क्योंकि पूरा कंक्लूजन एक कुंडली के आधार पर निकलता है जिसमें बहुत कुछ होता है स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो अब सतोगुण राशि कौन कौन सी होती है, तो यहां पर थोड़ा जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे क्रम वैसा नहीं है। यहां पर थोड़ा सतोगुण राशि जो होती है वो हम क्या पढ़ते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और आपका गुरु, यानी हमने पढ़ा था कि राशियों के लॉर्ड होते हैं ना, तो राशियों के लॉर्ड मैंने बताए थे आपको। तो यहाँ पर जो, लेकिन इसका मतलब यहाँ नहीं है कि आप ये नहीं देखना कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु को मैं सतोगुण कह रहा हूं, उनकी राशियों। तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु यानी बृहस्पति देव जो गुरुदेव है हमारे, उनकी राशियां जो होती हैं वो सतोगुण में आती हैं। ठीक है, यानी चंद्रमा की राशि, एक ही राशि है चंद्रमा की, ठीक है, कौन सी है, कर्क, तो कर्क आपकी कर्क किस में आ गई, सतोगुण में। ठीक है, फिर सूर्य की राशि कौन सी है, सिंह, एक ही राशि ना, सूर्य चंद्रमा को एक राशि है, चंद्रमा की कर्क होती है और सूर्य की सिंह होती है, तो कर्क राशि और सिंह राशि। ठीक है, चंद्रमा की कर्क राशि, सूर्य की सिंह राशि और गुरु की दोनों राशियां 9 और 12 यानी धनु और मीन, ये हमारी जो राशियां हैं वो सतोगुण में आती हैं। ठीक है, यानी इन राशियों का जो गुणधर्म है वो सतोगुण है। ठीक है, तो उस तरीके से अब ये रजोगुण में कौन कौन सी राशि है, तो मंगल की राशि 1 और 8 और शुक्र की राशि 2 और 7, यानी मेष वृश्चिक हो गई मंगल की राशियां और वृषभ तुला हो गई शुक्र की राशियां। ठीक है, तो इस तरीके से इनको रजोगुण में हमारा वो होता है, मतलब रजोगुण में इनको लिया गया है। और तमोगुण की राशियां कौन कौन सी होती है, बुध की कौन कौन सी राशियां, 3 और 6, मिथुन और कन्या। ठीक है, और आपकी जो शनि की राशियां कौन सी होती हैं, मकर और कुंभ, है ना, यानी 10 और 11 यानी मकर और कुंभ। तो इस तरीके से कर्क, सिंह, धनु, मीन आपकी सतोगुण की राशि हो गई, मेष, वृश्चिक, वृषभ, तुला ये आपकी हो गई रजोगुण की राशियां, और तमोगुण और 3, 6, 10, 11 यानी मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ ये हो गई तमोगुण की राशियां। ठीक है, तो इनका अभी ग्रह से कोई रिलेशन अभी नहीं है, मतलब इसमें आपको ये नहीं लेना है कि भाई बुध और शनि तमोगुण में मतलब आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद करने के लिए ये राशियों के गुणधर्म है। ठीक है, ये राशियों के गुणधर्म है, ग्रहों के गुणधर्म हम आगे पढ़ेंगे जो अलग हो सकते हैं इनसे, है ना। तो इस तरीके से हमने आज राशियों के कुछ और गुणधर्म पढ़े। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, मतलब हमें जिस तरीके से ज्योतिष को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को, मेरे जो यूट्यूब चैनल है SBL एस्ट्रोलॉजी, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और आपको लग रहा है कि और कोई भी सीखना चाहता है, मतलब आपके आसपास कोई और भी सीखना चाह रहा है जिसको YouTube पर एक क्रमबद्ध तरीके से वीडियोस नहीं मिल रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, तो आप उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय।